स्वागत करता हूं सभी साथियों का भारतीय विजन क्लासेस में। साथियों, आज हम आदिकाल का संपूर्ण निचोड़ सीरीज लेकर आ गए हैं। यहां पर जितने भी पुस्तकें हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का, हिंदी साहित्य जो दृष्टि पब्लिकेशन का है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य का तथ्यपरक अध्ययन ओमकार नाथ वर्मा जी का, हिंदी साहित्य का इतिहास जो संपादित है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा, इन सभी पुस्तकों का निचोड़ जो आदिकाल से जुड़े हुए जितने भी निचोड़ तथ्य हैं सभी को हम एक ही जगह एक ही क्लास में आज हम लेकर आए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला आपका क्लास, क्योंकि इन चारों पुस्तकें जो हैं सभी पुस्तकें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं पुस्तकों से अधिकतर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो इन सभी पुस्तकों का संपूर्ण निचोड़ जो आदिकाल है हम एक जगह लेकर आए हैं। तो सभी साथी क्लास से जुड़ जाएंगे और इस क्लास को पढ़ने के बाद संपूर्ण आदिकाल अब आपके दिमाग में रहेगा, आपके पास रहेगा। आप आदिकाल का प्रश्न देखते ही बता देंगे यह इसका आंसर, इसका जवाब क्या होगा। तो सभी साथी आज का इस महा मैराथन क्लास आदिकाल का इसमें जुड़ जाएंगे। प्रारंभ करते हैं आदिकाल को। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है उसे क्या कहते हैं? आदिकाल कहते हैं। आपको पता होगा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 4 काल खंडों में बटा हुआ है। तो सर्वसम्मत द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 काल खंडों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो इस सभी 4 काल खंडों में जो पहला काल खंड है जिसे हम प्रथम काल खंड कहते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो आदिकाल कहते हैं। सबसे पहले प्रथम टॉपिक जो है, इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं आदिकाल की समय सीमा पर। तो बहुत सारे विद्वानों के बीच यह मतभेद का विषय भी रहा है। तो एक एक बिंदु को ध्यान से समझेंगे। आदिकाल की समय सीमा को लेकर सभी विद्वानों के बीच मतभेद, विवादों और विभिन्नताओं का विषय बना हुआ है। सभी अपनी अपनी मत अनुसार आदिकाल की समय सीमा माने हैं। तो सभी अपने अपने मतानुसार आदिकाल की समय सीमा माने हैं। तो जितने भी विद्वान हैं सभी का अपना अलग अलग मत है, इसीलिए यह विवाद का विषय है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम चलते हैं जितने भी विद्वान हैं और उन्होंने अपना जो अपने मतानुसार जो निर्धारित समय सीमा दी है आदिकाल की, सभी पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जॉर्ज गिरियर्सन क्या बताए हैं? तो जॉर्ज गिरियर्सन आदिकाल की जो समय सीमा माने हैं 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी। मिश्र बंधु, तो मिश्र बंधु जो है वो आदिकाल की समय सीमा क्या माने हैं? तो मिश्र बंधु 3 भाई थे, तो उन्होंने आदिकाल की समय सीमा 700 विक्रमी संवत से 1444 विक्रमी संवत माने हैं। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के सबसे विख्यात साहित्यकार या फिर लेखक कह सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने आदिकाल की जो समय सीमा माने हैं 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। इसे आप संवत में कर लीजिएगा क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी आदिकाल की जो समय सीमा दी है वो संवत में दिए हैं। तो संवत में चलेंगे तो विक्रमी संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी माने हैं। अगले जो महत्वपूर्ण लेखक हैं विद्वान आचार्य विश्वनाथ प्रसाद क्या माने हैं? तो विश्वनाथ प्रसाद जी 1000 विक्रमी संवत से 1400 विक्रमी संवत माने हैं आदिकाल की समय सीमा। और भी विद्वान हैं, सभी जितने विद्वान हैं यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न निश्चित आते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आदिकाल की समय सीमा कितना माने हैं? तो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। कितना माने हैं? तो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। आगे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो काल विभाजन है वो 750 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत हैं। अगले विद्वान है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। कौन है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का जो समय सीमा निर्धारण किए यहाँ 1184 होगा और यहाँ 1350 होगा। कितना होगा? 1350। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी आदिकाल की समय सीमा माने हैं। अब डॉक्टर नगेंद्र जिनका संपादित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उन्होंने आदिकाल की समय सीमा निर्धारण किए हैं 7वीं सदी से 14वीं सदी, यानी 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी माने हैं। तो ये जितने भी विद्वान थे सभी विद्वानों का ये समय सीमा था। आदिकाल की समय सीमा से संबंधित सबका अलग अलग मत था। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर के आदिकाल की जो समय सीमा है उसको भी लेकर सभी विद्वानों में मतभेद का, विभिन्नता का विषय बना हुआ है। अब सर्वसम्मत द्वारा अगर कहा जाए तो आदिकाल की समय सीमा क्या होगी? तो डॉक्टर नगेंद्र का संपादित पुस्तक में सर्वसम्मत द्वारा आदिकाल की जो समय सीमा निर्धारण किया गया है 1000 ईस्वी से
1400 ईस्वी। ये समय सीमा निर्धारण किया गया है। तो ये विद्वान रहे आदिकाल के समय सीमा से संबंधित। तो एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम। समय सीमा पर चर्चा कर लिए, अब आगे हम बढ़ते हैं। समय सीमा के बाद आदिकाल के प्रथम कवि की ओर चलते हैं। कुल मिलाकर हिंदी के प्रथम कवि, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो आरंभ होता है वो आदिकाल से ही होता है, तो हिंदी के प्रथम कवि पर अब हम चर्चा करते हैं। तो सर्वसम्मत द्वारा हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहप्पा को माना जाता है। किसे माना जाता है? सरहप्पा को सर्वसम्मत द्वारा हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहप्पा के अन्य नाम हैं सरहपाद, सरोजवज्र, राहुल भद्र। ये सभी सरहप्पा के ही नाम हैं। सरहप्पा जो है वो 84 सिद्धों में सबसे पुराने थे। प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा है कि 84 सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे, या 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका है? तो सरहप्पा का है। और प्रथम सिद्ध कवि भी सरहप्पा को ही माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम कवि ये पॉइंट है। तो सर्वसम्मत द्वारा सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। दोहा, कोश, चर्यापद इनका प्रसिद्ध क्या है? तो रचना है। अब आगे महत्वपूर्ण बिंदु है राहुल। अब सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था सर्वप्रथम? तो राहुल सांकृत्यायन, जो बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना था। किन्होंने माना था? तो राहुल सांकृत्यायन ने। और सर्वसम्मत द्वारा भी सरहप्पा को ही हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु था आदिकाल से लेकर हिंदी का प्रथम कवि। अब हम चर्चा करते हैं। अब यहाँ भी बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने प्रथम कवि को लेकर भी मतभेद का विषय बना रहा। तो इसको भी लेकर अनेक विद्वान रहे जिन्होंने अपने अपनी दृष्टि से हिंदी का प्रथम कवि माने। सबसे पहले स्वयंभू जो है, जिनका समय है 8वीं सदी। इन्होंने डॉक्टर राम कुमार वर्मा, किसे? तो स्वयंभू जो है, इनका समय 8वीं सदी। इनको डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना। किसने माना? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को। राहुल सांकृत्यायन, जिसकी चर्चा हम कर चुके, उन्होंने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना। और ये जो समय सीमा सरहप्पा का है 769 ईस्वी के लगभग माना जाता है। अब शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड, उसे पुष्य पुंड दोनों कह सकते हैं, पुष्य या पुंड को क्या माना है? हिंदी का प्रथम कवि माना है। और उनका समय सीमा बताया है 613 ईस्वी। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के अनुसार, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के अनुसार राजा मुंज हिंदी के प्रथम कवि हैं, और जिनका समय वो निर्धारित किए हैं 933 ईस्वी। उसके बाद हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं अब्दुल रहमान। कौन है? अब्दुल रहमान हैं। इनका समय सीमा दिए 11वीं सदी। तो ये और भी हैं। इसके अलावे माता प्रसाद गुप्त जी गोरखनाथ को मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त जी शालिभद्र सूरी को मानते हैं। समय सीमा दिया 1184 ईस्वी लगभग। डॉक्टर बच्चन सिंह किसे मानते हैं? तो विद्यापति को मानते हैं, जिनका समय सीमा निर्धारित किए हैं 15वीं सदी। अब यहाँ चर्चा है, इन सभी विद्वानों का अलग अलग मत रहा हिंदी के प्रथम कवि को लेकर। अब यहाँ आगे हम चर्चा करते हैं कि सर्वसम्मत द्वारा, तो सरहप्पा जो हैं, जिन्हें राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना, और सभी दृष्टियों से हिंदी के प्रथम कवि भी कौन है? तो सरहप्पा ही हैं। यानी सर्वसम्मत द्वारा हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहप्पा को माना जाता है। देखिए, महामैराथन क्लास है, जितने भी पुस्तक हम आपको बताए, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का, हिंदी साहित्य का तत्परक अध्ययन ओमकारनाथ वर्मा जी का, हिंदी साहित्य जो दृष्टि पब्लिकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, जहाँ निचोड़ है सब कुछ का हिंदी साहित्य का। इसके अलावे आपका जो है हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र जी का संपादित ग्रंथ है। सभी जितने भी किताबें, सभी किताबों जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे आदिकाल को लेकर, सभी तथ्यों को लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है हिंदी का प्रथम रचना। अभी हिंदी का प्रथम कवि की चर्चा के सरहप्पा को माना गया सर्वसम्मत द्वारा, और अन्य विद्वानों ने अलग अलग अपने अपने अनुसार हिंदी के प्रथम कवि माने, परंतु सर्वसम्मत द्वारा सरहप्पा को ही माना जाता है। अब हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाए? तो हिंदी की प्रथम कवि सरहप्पा जरूर हुए, परंतु हिंदी की प्रथम रचना सरहप्पा की रचना को नहीं माना गया है। तो हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है, जो देवसेन की रचना है। किसकी रचना है? देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। आगे शुक्ल पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य और चंदबर दाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माने। यहाँ भी एक महत्वपूर्ण बिंदु आ गया। अब रामचंद्र शुक्ल जी है, वो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं, और सर्वसम्मत द्वारा भी हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो
पृथ्वीराज रासो ही है। और हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माने हैं? चंद्रबर दाई को माने हैं। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो हैं चंद्रबर दाई को हिंदी का प्रथम महाकवि भी माना जाता है और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और ये मानने वाले कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं और सर्वसम्मत द्वारा भी इसी को माना जाता है, इसी मत को माना जाता है। अब यहाँ 4 महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा, हिंदी के प्रथम महाकवि तो चंद्रबर दाई, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार और हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। अब चलते हैं, अब ये 2 पॉइंट हो गए। अब आगे चर्चा करते हैं आदिकाल के नामकरण को लेकर। हम 2 पॉइंट कौन कौन चर्चा कर चुके हैं? तो आदिकाल की समय सीमा और हिंदी के प्रथम कवि। अब आगे बढ़ते हैं, आदिकाल की नामकरण, ये अगला मेरा महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो का जो थोड़ा सा लिखावट पता नहीं चल रहा होगा, फिर भी कोशिश करेंगे, हम समझाने का पूरा प्रयास किए हैं। तो आदिकाल के नामकरण समस्या को लेकर चलते हैं। तो नामकरण की दृष्टि से हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल, जिसे आदिकाल माना जाता है, इसी को तो प्रारंभिक काल माना जाएगा ना, क्योंकि 4 काल खंडों में था, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो प्रारंभिक काल कौन हुआ? तो आदिकाल ही हुआ। तो नामकरण की दृष्टि से हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल सबसे अधिक मतभेदों, विवादों और विभिन्नताओं का काल है, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास में सबसे अधिक नाम प्रारंभिक काल को ही दिया गया है। यानी सबसे अधिक विवाद, मतभेद और विभिन्नता का यह काल इसलिए रहा है इसका नामकरण को लेकर, क्योंकि इसका नामकरण को लेकर जितने भी विद्वान हैं सबसे अधिक आदिकाल का ही नामकरण किए। सभी ने अपने अपने मतानुसार आदिकाल का नामकरण किए। और यहाँ से हर प्रतियोगी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न निश्चित आते हैं। अब आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण नामकरण को पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आदिकाल को चारण काल, कौन सा काल? तो चारण काल। तो आदिकाल को चारण काल कहने वाले कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के कवियों द्वारा राजाओं की प्रशंसा की बहुलता को देखते हुए इस काल को क्या नाम दिया? तो चारण काल नाम दिया। तो चारण काल नाम देने वाले कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। और क्यों नाम दिए? आदिकाल के कवियों द्वारा राजाओं की प्रशंसा की बहुलता को देखते हुए यह नाम दिया। आगे बढ़ते हैं, वीर गाथा काल। तो वीर गाथा काल कहने वाले कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल के 12 वीर ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। क्या कहा? वीर गाथा काल कहा, 12 ग्रंथों के आधार पर। अब ये 12 ग्रंथ कौन कौन है उसकी हम चर्चा करते हैं। आदिकाल ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है जिसे वीर गाथा काल कहते हैं, ये 12 ग्रंथ ये हैं। सबसे पहले इन्होंने 2 भाग की पुस्तकें ली, एक देश भाषा काव्य की और साहित्यिक पुस्तक। साहित्यिक पुस्तक में थे विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपता, ये साहित्यिक पुस्तक थे। और 8 जो थे खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। अब इसमें भी कुछ ऐसी पुस्तकें थी जो वीर काव्य ना होकर श्रृंगारिक काव्य थे। सबसे पहले बिसलदेव रासो, यह एक श्रृंगारिक काव्य है। खुसरो की पहेलियाँ, यह भी एक पहेली है, इसमें वीर काव्य नहीं पहेली है। और विद्यापति पदावली, ये भी एक प्रेम काव्य है, श्रृंगारिक काव्य ही है। बाकी जितने भी रचनाएं सभी क्या हैं? तो वीर काव्य हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी आदिकाल में 12 वीर ग्रंथों के आधार पर उनका मानना था कि आदिकाल में अधिकतर रचनाएं वीर रस में रची गई। यानी अधिकतर जो कवि हुआ करते थे वे अपने राजा की प्रशंसा करते थे, अपनी राजा की वीरता की प्रशंसा करते थे, क्योंकि यह समय युद्ध का समय था। राजा और विभिन्न राजाओं के बीच हमेशा युद्ध होते रहता था, जिसके कारण उस समय जितने भी रचनाएं रची गई सब वीर ग्रंथ थे। इसलिए 12 वीर ग्रंथों के आधार पर उन्होंने इस काल का नामकरण करते हुए क्या नाम दिया? तो वीर गाथा काल नाम दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल कहने वाले कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन है। कौन है? राहुल सांकृत्यायन है। याद रखना, राहुल सांकृत्यायन का संबंध सिद्धों से है और उन्होंने प्रथम सिद्ध कवि सरहप्पा को माने और हिंदी का प्रथम कवि भी सरहप्पा को माने। तो राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुति के आधार पर इस काल का नाम क्या दिया? सिद्ध सामंत काल। उसके बाद है
संधि व चारण काल। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का क्या नाम दिया? संधि व चारण काल। याद रखिएगा, खाली चारण काल की चर्चा हो तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और संधि और चारण काल किसने कहा? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। यहाँ से भी कंफ्यूजन होता है, परीक्षा में बहुत सारा प्रश्न यहाँ से आया है और विद्यार्थी लोग फंस जाते हैं। तो याद रखिएगा, सिर्फ चारण होगा तो जॉर्ज ग्रियर्सन, संधि और चारण काल अगर पूछे तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब अपभ्रंश काल, तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश भाषा की प्रधानता देते हुए, किस भाषा की? उनका मानना था कि आदिकाल में अपभ्रंश भाषा की बहुलता थी, प्रधानता थी, और उसे प्रधानता देते हुए आदिकाल को क्या नाम दिया? तो अपभ्रंश काल नाम दिया। क्या नाम दिया? अपभ्रंश काल। आगे है बीजवपन काल। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के बीजारोपण के आधार पर आदिकाल को बीजवपन काल कहा। उनका मानना था कि हिंदी साहित्य का जो बीज बोया गया, हिंदी साहित्य का जो बीज बोया गया, कहा जाता है कि जब किसान खेती करता है सबसे पहले क्या करता है? मान लो कोई भी फसल उगाता है, सबसे पहले बीज को बोता है। क्या करता है? बीज को बोता है। तो इनका मानना था कि हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ हुआ था, जिसका बीज बोया गया था, वो आदिकाल में ही बोया गया था, इसलिए इसका नाम क्या होना चाहिए? तो बीजवपन काल होना चाहिए। आगे आदिकाल नाम किसने दिया? ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है। आदिकाल को आदिकाल, क्योंकि प्रारंभिक काल को आदिकाल ज़्यादा प्रचलित हो गया है, तो ये आदिकाल नामकरण किनका था? तो ये भी कई बार प्रतियोगी परीक्षा में देता है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये नामकरण है आदिकाल, याद रखिएगा। और सर्वमान्य भी इसे माना गया है। और इस नामकरण में प्रारंभिक काल के समस्त साहित्यिक धाराएं भी समाविष्ट हो जाती हैं, क्योंकि आदिकाल नामकरण करने से कहीं भी मतभेद का कोई विषय नहीं रहता है। इसलिए हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है उसे क्या नाम दिया गया? आदिकाल नाम दिया गया। तो ये बहुत सारे जितने भी महत्वपूर्ण प्रारंभिक काल के नामकरण थे, ये सभी नामकरण को हम लेकर आए। इसके अलावा जितने भी विद्वान हैं सभी ने क्या क्या नाम दिए हैं उसको भी हम चर्चा कर लेते हैं। वीरगाथा काल की तो चर्चा हम कर लिए, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी। आदिकाल की भी अभी जस्ट चर्चा किए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारण काल अभी हम बोले, चारण काल और संधि और चारण काल, ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो चारण काल पूछे तो जॉर्ज ग्रियर्सन, संधि व चारण काल आदिकाल का नामकरण करने वाले कौन है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और भी बहुत सारे नाम है। अंधकाल नाम किसने दिया आदिकाल को? तो अंधकाल कहने वाले रामाशंकर शुक्ल रसाल हैं। वीरकाल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन, इसकी भी चर्चा कर लिए। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसके अलावा बहुत सारे और भी बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने आदिकाल के नामकरण किए। तो राम खिलावन पांडे, डॉक्टर राम खिलावन पांडे ने आदिकाल को संक्रमण काल कहा। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा? तो आरंभिक काल कहा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा? तो प्रारंभिक काल कहा, शून्य काल कहा। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा मित्रों। अगर कभी कभी परीक्षा में प्रश्न कर दे हिंदी साहित्य के प्रथम काल को यानी आदि काल को प्रारंभिक काल किसने कहा, अगर ऑप्शन में आपका गणपति चंद्र गुप्त नहीं है, ऑप्शन में गणपति चंद्र गुप्त नहीं है, तो आपका आंसर मिश्र बंधु ही होगा। क्या होगा? मिश्र बंधु ही होगा, क्योंकि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शून्य काल और प्रारंभिक काल दोनों कहे हैं और इन्होंने आरंभिक काल कहे। तो बहुत सारे विद्वान ने आरंभिक को प्रारंभिक भी माने हैं कि मिश्र बंधुओं ने ही आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। तो इस कंफ्यूजन से दूर होना है तो इसका एक ही उपाय है, अगर परीक्षा में प्रश्न पूछे, अगर प्रारंभिक काल पूछे, अगर ऑप्शन में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी नहीं है तो आपका मिश्र बंधु ही आंसर होगा। तो आदिकाल को शून्य काल किसने कहा? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। आगे है आदिकाल को आधार काल किसने कहा? तो आदिकाल को आधार काल कहने वाले कौन है? तो मोहन अवस्थी और सुमन राजे। कौन है? मोहन अवस्थी और सुमन राजे। आदिकाल का संपूर्ण निचोड़ है, वीडियो क्लास से बने रहेंगे, महामैराथन क्लास है, इसमें संपूर्ण आदिकाल का समाविष्ट है। जितने भी पुस्तकों की हम चर्चा करें सभी पुस्तकों का इसमें समावेशन है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड की परीक्षा हो या फिर यूजीसी नेट की परीक्षा हो या केवीएस एनवीएस या ईएमआरएस की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से यह जो आदिकाल का निचोड़ सीरीज है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाले नहीं है। अब पुरानी हिंदी का काल किसने कहा? यह भी कई बार पूछ चुका है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उद्भव काल किसने कहा? वासुदेव सिंह ने। संक्रांति काल किसने कहा? राम प्रसाद मिश्र ने कहा।
प्राचीन काल किसने कहा? शंभुनाथ सिंह ने कहा। और वीर प्रशस्ति युग किसने कहा? तो विजेंद्र स्नातक ने कहा। तो जितने भी आदिकाल के नामकरण को लेकर जितने भी विद्वान थे सभी का नामकरण भी आपके सामने हम प्रस्तुत कर दिए। और याद रखिएगा जो भी प्रतियोगी परीक्षा है यहाँ से एक प्रश्न निश्चित फंसेगा, एक प्रश्न आना ही आना है। एक प्रश्न ओवर भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन एक प्रश्न निश्चित है। अभी वर्तमान में आपको पता है यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है ये। इसके अलावा बिहार ए स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, बिहार ए स्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी। और अगर उनका अगर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं जो 11th 12th का है, उसमें भी देख लीजिएगा आप 2023 में जो परीक्षा हुई थी उसमें 2-3 प्रश्न नामकरण को लेकर, आदिकाल के नामकरण को लेकर वहाँ पर फंसे थे यानी आए थे। तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और झारखंड के भी प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी विद्यार्थी कर रहे हैं जिनका पेपर 2 हिंदी है, तो याद रखिएगा यहाँ से एक या 2 प्रश्न निश्चित आएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास आपके लिए होने वाला है। अब हम चलते हैं आदिकाल की विभिन्न परिस्थितियों की ओर लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक परिस्थिति की हम चर्चा करते हैं। आदिकाल की राजनीतिक परिस्थिति इसकी हम चर्चा करते हैं। तो आदिकाल में राजनीतिक स्थिति संघर्ष, उथल पुथल और पारस्परिक संघर्ष इत्यादि की दौर में था। तो आदिकाल में जो राजनीतिक स्थिति था ऐसा था कि संघर्ष था, उथल पुथल था और पारस्परिक संघर्ष एक प्रकार से समझे यानी आपस में ही संघर्ष कर रहे थे। महाराज हर्षवर्धन का समय समाप्त हो चुका था। यानी आदिकाल जब समय आया यानी हिंदी साहित्य का, तो उस समय महाराज हर्षवर्धन का समय क्या हो चुका था? समाप्त हो चुका था। अब देखिए महाराज हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की केंद्रीय सतह बिल्कुल छीन हो गई थी, इसलिए महाराज हर्षवर्धन को यहाँ लिया गया है। क्योंकि हर्षवर्धन के समय भारत का जो केंद्रीय सत्ता है, केंद्रीय सत्ता जो सत्ता होगा, केंद्रीय सत्ता है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा से चल रहा था। लेकिन इनका मृत्यु होने के बाद यह क्या हुआ? बिल्कुल छीन हो गई। हिंदू शासकों के आपसी युद्ध के कारण, हिंदू शासकों के आपसी युद्ध के कारण राष्ट्रीय भावना का भी लोप हो गया। अब ऐसा हुआ कि आदिकाल में जो हिंदू शासक थे आपस में ही युद्ध करते थे, जिसके कारण जो राष्ट्रीय भावना एक देश को आगे ले जाता है वो राष्ट्रीय भावना क्या हो गया? तो लोप हो गया, उसका लोप हो गया यानी समाप्त हो गया। भारत में इस्लामिक सत्ता, तो भारत में क्या हो गया था? इस्लामिक सत्ता का उदय हो चुका था। ये सभी राष्ट्रीय आदिकाल की विभिन्न परिस्थितियों में राजनीतिक परिस्थिति ऐसा है आदिकाल की कि इस्लामिक सत्ता का उदय हो चुका था। भारत में अरबों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना। तो भारत में जो इस्लामिक सत्ता थे जो आक्रमण कर रहे थे उनका काम क्या था? भारत से धन को लूटना और अपने देश में ले जाना, धन लूटना और इस्लामिक धर्म का भी क्या करना? प्रचार प्रसार करना। ये क्या था? तो ये इस्लामिकों का क्या था? इस्लामिक सत्ता का ये मुख्य उद्देश्य था। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो राजनीतिक परिस्थिति इसे आप समझ गए। राजनीतिक परिस्थिति एक प्रकार से आदिकाल की राजनीतिक परिस्थिति उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उस समय जो था जितने भी राजा थे आपस में युद्ध करते थे। और इस्लामिक सत्ता जब यहाँ पर इस्लामिक लोग जब भारत में प्रवेश कर गए, प्रवेश करने के बाद वे आक्रमण करते गए और आक्रमण कर कर कई सारे हिंदू शासकों को क्या किया? पराजित भी कर दिया। और उनका मुख्य उद्देश्य था यहाँ का धन को लूटना और अपना इस्लामिक धर्म का क्या करना? भारत में प्रचार प्रसार करना। ये जितने भी बाबर, हुमायूं का नाम सुनते हैं, जितने भी इस्लामिक शासक हैं, ये सभी आदिकाल के समय में ही क्या हुए थे? भारत में आए थे। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति। सामाजिक परिस्थिति ऐसा था आदिकाल की, तो साधारण जनता विदेशी आक्रमण और देसी राजाओं के अत्याचार से परेशान और लाचार थे। जो साधारण जनता थे, आम जनता थे, क्योंकि वो आक्रमण का दौर था आदिकाल, इसीलिए तो समय अधिकतर वीर रचनाएं रची गई। इसी के आधार पर रामचंद्र शुक्ल जी क्या नाम दिए? तो वीर गाथा काल नाम दिए। तो साधारण जो जनता बेचारी थी वो विदेशी आक्रमण और देसी राजाओं के अत्याचार दोनों से क्या थे? परेशान थे। यानी विदेशी आक्रमण, जो विदेश के लोग जो भारत में आए थे इस्लामिक लोग, वो तो परेशान कर ही रहे थे। साथ ही साथ जो देसी राजा थे जो भारत देश के ही अपने थे, उनसे भी वो क्या थे? तो बहुत परेशान थे। आदिकालीन समाज में रूढ़िवादी परंपरा का बहुत ही प्रचलन था। याद रखिएगा, रूढ़िवादी परंपरा जो पहले से निभाते चले आ रहे हैं, वही परंपरा जो पहले से चलता आ रहा है उसे ही रूढ़िवादी परंपरा माना जाता है। इसका भी प्रचलन बहुत ही जोरों पर था। अब क्या था? तो समाज में ऊंच नीच,
छुआछूत इत्यादि का भाव भी बहुत जोरों पर था। आगे, राजाओं में विलासिता की भावना कूट कूट कर भरा होता था। जो राजा थे उनमें विलासिता की भावना, हमेशा भोग विलास में रहा करते थे। यही कारण था कि उस समय जो राष्ट्रीय भावना है आदिकाल की वो समाप्त हो चुकी थी। आदिकालीन समाज में स्त्री थी तो स्त्रियों की दशा बहुत ही खराब थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ क्या माना जाता था, तो आदिकाल में स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय थी, खराब थी। उन्हें भोग और विलास की वस्तु समझा जाता था। तो स्त्रियों को भोग और विलास का ही सिर्फ वस्तु समझा जाता था, इसलिए उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी। आगे है, आदिकाल की जो सामान्य जनता अशिक्षित थी। यही कारण था कि उन पर अत्याचार हो रहा था, वो अशिक्षित थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। आदिकालीन समाज में पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि अंधविश्वासों का भी प्रचलन जोरों पर था। आदिकाल में उच्च वर्ग के लोग सुखभोगी थे और निम्न वर्ग के लोग शर्मशील थे। अर्थात आदिकाल में जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो बड़े लोग थे, वे क्या थे, वे सुखभोगी थे और निम्न वर्ग के लोग श्रमशील थे। मतलब ये मेहनत करते थे और इनका सुख कौन भोगते थे, तो उच्च वर्ग के लोग भोगते थे। अतः इस युग की सामाजिक स्थिति पर चर्चा करें तो यह हर्ष का विषय बनकर रह गई थी। तो कुल मिलाकर आदिकाल की जो सामाजिक स्थिति थी, वो भी सामाजिक परिस्थिति भी एक प्रकार से हंसी का पात्र बनकर रह गई थी। अब धार्मिक परिस्थिति की ओर चलते हैं। आदिकाल की धार्मिक परिस्थिति अस्थिर थी। इस युग में शैव वैष्णव धर्म, जैन बौद्ध धर्म इत्यादि के बीच प्रायः संघर्ष छिड़ा हुआ था। यानी शैव वैष्णव के बीच, शैव अलग, वैष्णव अलग, जैन बौद्ध भी अपना अपना अलग अलग मतों के अनुसार क्या कर रहे थे, आपस में संघर्ष कर रहे थे। अब साधारण जनता का विश्वास कहाँ पर था, तो मूर्ति पूजा पर था, तंत्र मंत्र पर था, ध्यान योग पर था, जादू टोना पर था इत्यादि। यही सब अंधविश्वासों पर साधारण जनता का पूरा विश्वास था, क्योंकि वे रूढ़ी परंपरा को लेकर चल रहे थे। अब जो सिद्ध लोग थे वो तंत्र मंत्र का डर दिखाकर साधारण जनता पर अपना दबदबा कायम किए हुए थे। जो सिद्ध लोग थे, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आने वाले जो सिद्ध थे, वे तंत्र मंत्र का साधारण जनता को क्या करते थे, डर दिखाकर उन पर अपना दबदबा कायम किए हुए थे। पुजारियों का भी धन के प्रति लालसा बना हुआ था। जो पुजारी हुआ करते, जो मंदिरों में पूजा करते थे, वे भी धन की लालसा, उनके अंदर कोई कमी नहीं थी, धन का लालच उनके अंदर भी था। इसलिए कह सकते हैं कुल मिलाकर ये जो धार्मिक स्थिति है, परिस्थिति, ये भी एक प्रकार से हंसी का विषय बनकर रह गई थी आदिकाल में। अब साहित्यिक परिस्थिति चलते, साहित्य रचना की ओर चलते हैं। तो आदिकाल की साहित्यिक परिस्थिति एक तरफ से समृद्ध भी थी, तो दूसरी तरफ से लालचपूर्ण थी। कैसे थी, तो इसको देख लेते हैं। तो इस काल के अधिकांश कवि राजाश्रित कवि थे। क्या थे, राजाश्रित कवि थे, जिनका साहित्य लिखने का उद्देश्य अपने आश्रयदाता राजा की बढ़ चढ़कर प्रशंसा करना, और इस प्रशंसा में उनको क्या मिलता था, तो इस प्रशंसा में उनको पैसे मिलते। उस समय तो पैसा नहीं चलता था, उसमें चलता था सवर्ण मुद्राएं। तो इसके बदले उनको क्या मिलते थे, सवर्ण मुद्राएं मिलते थे, और जिससे वो बहुत खुश होते थे। तो कुल मिलाकर यही कहा गया कि इस काल में जो साहित्यिक परिस्थिति एक प्रकार से समृद्ध भी थी, मतलब साहित्यिक रचनाएं लिखी गई, परंतु किस में, तो लालच में। यानी राजा की प्रशंसा बढ़ चढ़कर करते थे, राजा उनके बदले क्या देता था, तो उनको सवर्ण मुद्राएं देता था, और वही लालच में वो क्या करते थे, धन की लालच में रचनाएं करते थे, अपने अपने राजाश्रित राजा की प्रशंसा करते थे। इस काल की साहित्यिक रचनाओं में राष्ट्रीयता का अभाव था। क्या चीज का अभाव था, राष्ट्रीयता का अभाव था। परीक्षा में कई बार यहाँ से भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आता है कि आदिकाल की इनमें से कौन सी विशेषता आदिकाल की नहीं है। तो याद रखिएगा, उसमें आपका ऑप्शन एक जरूर रहेगा राष्ट्रीयता की भावना को लेकर। तो आदिकाल में राष्ट्रीयता के भावना का अभाव था। इस काल में श्रृंगारिक तथा वीर गाथात्मक काव्य लिखे गए। श्रृंगारिक काव्य भी लिखे गए और वीर गाथात्मक काव्य दोनों लिखे गए। इस काल की रचनाओं में वीर रस की प्रधानता थी। तो आदिकाल में किस रस की प्रधानता थी, वीर रस की, और इसी के आधार पर रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा था, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। इस काल के कवि जो होते थे, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इस काल के जो कवि होते थे वो सवर्ण मुद्राओं की लालच में, किसकी लालच में, तो सवर्ण मुद्राओं की लालच में अपने आश्रयदाता शासक की प्रशंसा जो करते थे वो अतिशयोक्ति पूर्ण करते थे, यानी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते थे, जिनके बदले राजा जो होता था, शासक होता था, वो खुश होकर क्या करता था, अपने कवि जो राजाश्रित कवि हुआ करता था, उसे क्या
तो उसे स्वर्ण मुद्राएं देता था। इसलिए उसी के लालच में अपने राजा की प्रशंसा क्या करते थे, बढ़ चढ़कर करते थे। तो ये थे आदिकाल की विभिन्न परिस्थितियाँ। हम राजनीतिक परिस्थिति भी देखे, सामाजिक परिस्थिति भी देखे, धार्मिक परिस्थिति भी देखे और साहित्यिक परिस्थिति भी देखे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सभी परिस्थितियों में कुल मिलाकर एक प्रकार से आदिकाल को जो विभिन्न परिस्थितियां थी वो हास्य के पात्र बनकर रह गई थी। अब आगे चर्चा करते हैं आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियां और काव्य विशेषता, यानी काव्यगत विशेषता की चर्चा करते हैं। सबसे पहले वीरता की प्रवृत्ति, ये तो आना अनिवार्य है, यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है इनमें से कौन सी प्रवृत्ति या काव्य विशेषता आदिकाल की नहीं है, तो उसमें भी 4 ऑप्शन रहेगा, तो एक ऑप्शन आपका निश्चित है कि गलत रहेगा। तो आदिकाल की काव्यगत विशेषता में पहला विशेषता है वीरता की प्रवृत्ति। यह प्रवृत्ति आदिकालीन साहित्य की सर्व प्रमुख प्रवृत्ति थी। आदिकाल की वीर काव्यों का प्रचलन जोरों पर था। यानी आदिकाल में वीर काव्यों का प्रचलन क्या था, तो जोरों पर था। आदिकाल में रासो काव्य परंपरा में वीरता की प्रधानता रही, और आदिकाल में जो रासो काव्य परंपरा थी उसमें क्या चीज की प्रधानता रही, तो वीरता की प्रधानता रही। आगे बढ़ते हैं। जिसे प्रमुख है रासो काव्य खुमान रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो, भारतेश्वर बाहुबली रास, ये सभी वीर काव्य ग्रंथ थे। ये सभी क्या थे, वीर काव्य ग्रंथ थे, इसलिए आदिकाल में वीरता की प्रधानता थी। अब श्रृंगारिकता की भी प्रधानता, आदिकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति श्रृंगारिकता की प्रधानता। तो इस काल में वीर रस के साथ साथ श्रृंगारिकता की भी प्रधानता, यानी वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस में भी काव्य रचनाएं लिखी गई। इस काल में संयोग और वियोग दोनों प्रकार के श्रृंगारिक रचनाएं हुई, जिनका मूल कारण था स्त्री सम्मोहन। स्त्री सम्मोहन में वो क्या करते थे, तो स्त्री सम्मोहन में वे क्या करते, श्रृंगारिक रचना करते थे। जैसे में बिसलदेव रासो संदिग्ध रासक, बिसलदेव रासो संदिग्ध रासक क्या है, ये दोनों क्या है, एक प्रकार से दोनों जो है वो श्रृंगारिक काव्य है। अब श्रृंगारिक काव्य क्या होता है, जिसमें नायिका का संयोग और वियोग का वर्णन होता है, उसे ही क्या कहते हैं, श्रृंगारिक काव्य कहते हैं। तो बिसलदेव रासो और संदेश रासक क्या है, श्रृंगारिक काव्य हैं, वीर काव्य नहीं है। अगला है युद्धों का सजीव चित्रण, बहुत ही महत्वपूर्ण काव्यगत विशेषता आदिकाल की विभिन्न प्रवृत्तियों में भी महत्वपूर्ण है। तो आदिकालीन काव्य में युद्धों का सजीव चित्रण होता था। क्यों होता था, इसके कारण है, इसका कारण क्या है, क्योंकि आदिकाल के जो कवि हुआ करते थे वे स्वयं अपने आश्रयदाता राजा के साथ युद्ध में भाग लेते थे, इसलिए वे वहीं पर बैठकर युद्धों का क्या करते, सजीव चित्रण करते थे। जो वहाँ होता था उसे को क्या करते थे, लिखते थे, और अपने राजा की यश की रचना करते थे, यानी अपने राजा की यश की वो क्या करते थे, यश के वहाँ पर क्या करते, उनके अपने राजा की जो प्रशंसा करते थे, और वे खुद युद्ध में जाया करते थे। अगले आश्रयदाता की प्रशंसा, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे आप जान ही गए होंगे। आदिकाल के जो कवि हुआ करते थे वो स्वर्ण मुद्राओं के लालच में अपने आश्रयदाता की प्रशंसा करते थे, और इस काल के कवि ने अपने आश्रयदाता के कभी भी अपने आश्रयदाता को कायर और पराजित नहीं बताए अपने काव्यों में। ये क्यों नहीं बताए, क्योंकि बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करना चाहते थे ताकि उनको क्या मिले, उनको स्वर्ण मुद्राएं मिले। पांचवा है राष्ट्रीयता का अभाव। तो इस काल की काव्यगत विशेषता में एक राष्ट्रीयता का अभाव रहा, क्योंकि अधिकतर कवि राजाओं की प्रशंसा करने में लग जाते थे, उनको आम जनता पर कोई ध्यान नहीं था, इसलिए राष्ट्रीयता का अभाव था। इस काल के राजाओं ने स्वयं ही राष्ट्र, स्वयं को ही क्या समझते थे, हम ही क्या हैं, तो ये राष्ट्र है, हम ही क्या हैं, राष्ट्र है। राजा जो है वो समझा करते थे कि हम ही राष्ट्र हैं, इसीलिए इस काल में राष्ट्रीयता का अभाव रहा। देसी राजाओं में आपसी युद्ध ही राष्ट्रीयता अभाव का मूल कारण बन गई थी। जो देसी राजा थे, जो भारत देश के जो मूल रूप से यहीं के रहने वाले राजा थे, वे खुद आपस में युद्ध करते थे, और यही कारण था कि यह जो काल है वह क्या है, राष्ट्रीयता का अभाव का काल बनकर रह गया था। अगला है जन जीवन के चित्रण का भाव। ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर कवि राजा की प्रशंसा पर अपना संपूर्ण समय बिता दिए, इसलिए आदिकाल के जो कवि होते थे सिर्फ राजाओं की प्रशंसा में ही काव्य रचनाएं करते थे, यानी जन जीवन के चित्रण वो नहीं करते थे। उनके प्रति उनकी कोई मतलब उनके प्रति उनका कोई ध्यान नहीं था। वो जो भी काव्य में जो भी चित्रण करते थे, जो भी विषय वस्तु रहा करता था, अपने राजा की प्रशंसा, अपने राजा की वीरता की प्रशंसा करने में भी वो अपना समय बिता देते थे। संपूर्ण रचना में वो अपने राजा की ही प्रशंसा करते थे। जन जीवन के प्रति
उस काल के कवियों का कोई ध्यान नहीं था, इसीलिए आदिकाल में जनजीवन के चित्रण का अभाव रहा। ये तो बात बार बार हम कर चुके। ये कारण था स्वर्ण मुद्राओं के लालच में ही वो क्या करते थे, तो सामाजिक जनजीवन के कर्तव्य को भुला दिए थे और अपने राजा की प्रशंसा करते थे। अगला है स्त्री केंद्रित साहित्य। ये भी महत्वपूर्ण काव्य विशेषता है आदिकाल की। इस काल में युद्ध का प्रमुख कारण स्त्री का आकर्षण भी था। स्त्री आकर्षण के कारण ही इस काल की अधिकतर रचनाओं में वीरता और श्रृंगारिकता का प्रभाव ज़्यादा रहा है। तो स्त्री आकर्षण के कारण इस काल में जो काव्य रचना हुए अधिकतर वीर रस में और श्रृंगार रस में हुए। अगला है इस काल में काव्य की दो शैलियाँ थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यहाँ से कई बार प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं। तो काव्य की दो शैलियाँ डिंगल शैली और पिंगल शैली। डिंगल शैली क्या होता है? डिंगल शैली में कर्कश शब्दावलियों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तो कर्कश शब्दावलियों का सबसे अधिक प्रयोग होता है। और वीर परक जो रचनाएं होती हैं, वीर परक रचनाओं में डिंगल शैली का ही प्रधानता रही। तो डिंगल शैली यानी अपभ्रंश के साथ जब अपभ्रंश प्लस राजस्थानी मिलने से डिंगल शैली बना और अपभ्रंश प्लस ब्रज का मिलने से पिंगल शैली बना। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी परीक्षा में आता है। तो डिंगल में कौन? डिंगल अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, डिंगल अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा क्या हो गया? पिंगल। तो डिंगल में वीर परक रचनाएं आती है और पिंगल में श्रृंगारिक रचनाएं आती है। क्या आती हैं? तो श्रृंगारिक रचनाएं आती हैं। अगला अलंकार योजना। आदिकाल में अलंकारों का प्रचलन भी बहुत अधिक था, खासकर अधिकतर काव्यों में कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार का सुंदर चित्रण हुआ है। कारण है क्योंकि वो अपने राजा की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर करते थे, तो फिर अतिशयोक्ति अलंकार तो आना निश्चित है। ये थे आदिकाल की विभिन्न प्रवृत्तियां। अब हम आगे अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिए एक बिंदु पर चर्चा किए। अब हम चलते हैं आदिकाल के प्रमुख रचना एवं रचनाकार। तो आदिकाल में मुख्य रूप से 4 साहित्य काव्य परंपरा रहे। वो कौन कौन से रहे उसकी भी चर्चा करते हैं। तो पहला रासो साहित्य, दूसरा जैन साहित्य, तीसरा सिद्ध साहित्य, चौथा नाथ साहित्य। ये 4 प्रमुख रूप से रहे। इसके अलावा खुसरो की पहलियाँ भी रही, फिर विद्यापति को भी पढ़ेंगे। तो ये 4 प्रमुख काव्य साहित्य परंपरा रहे, रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। इसकी हम अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं रासो साहित्य की। रासो काव्य को मुख्य रूप से 3 वर्गों में रखा गया। कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में। पहला में है वीरगाथात्मक रासो काव्य, दूसरा में श्रृंगार परक रासो काव्य और तीसरा उपदेश मूलक रासो काव्य। तो रासो साहित्य को 3 वर्गों में रखा गया है। एक में वीरता पूर्वक रचनाएं हैं, एक में श्रृंगार परक रचनाएं हैं, तीसरा में उपदेश मूलक रचनाएं हैं। वीरगाथात्मक रासो काव्य के अंतर्गत वीर परक रचनाएं आती हैं, जैसे परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। ये सभी क्या हैं? तो वीर परक रासो काव्य हैं। श्रृंगार परक रासो में नायिका का नख सिख का वर्णन मिलता है और उपदेश मूलक रासो काव्य के अंतर्गत धार्मिक रचनाएं मिलती हैं। तो वीर परक के अंतर्गत वीरता से भरी हुई रचनाएं, श्रृंगार के अंतर्गत नायिका का जिसमें नख सिख का वर्णन होता है। नख सिख का मतलब होता है नायिका का नख, एक प्रकार से समझ लीजिए कि ये जो पैर होता है, तो पैर का जो नाखून होता है, तो वहाँ से प्रारंभ होकर सिख मतलब सर तक, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक क्या? तो स्त्री की सुंदरता का वर्णन, नायिका की सुंदरता का वर्णन श्रृंगार परक रचनाओं में। और उपदेश मूलक रासो काव्य के अंतर्गत धार्मिक रचनाएं मिलती है, यानी धर्म से जुड़ी हुई। अब रासो काव्य की विशेषता क्या है वो देख लीजिए। तो रासो काव्य की विशेषताएं हैं आश्रयदाताओं की प्रशंसा, युद्धों का सजीव चित्रण, श्रृंगारिकता की प्रधानता, डिंगल तथा पिंगल भाषा शैली का प्रयोग और वीरता तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। ये सभी क्या है? तो रासो काव्य की विशेषताएं हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न विद्वानों के मत। याद रखिएगा, अगर परीक्षा में जाइएगा तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछकर आपको फंसा देते हैं। तो याद रखिएगा, आपको फंसना नहीं है, पूरा निचोड़ पढ़ना है और सब कुछ दिमाग में ले आना है। जिनको नोट्स चाहिए तो संपूर्ण हिंदी साहित्य का नोट्स मात्र 100 रुपये में। तो हिंदी साहित्य का संपूर्ण नोट्स आपको चाहिए आदिकाल से लेकर आधुनिक काल के विभिन्न काव्य धाराएं यानी साठोत्तरी काव्य आंदोलन तक। तो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जितना भी आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य का नोट्स, इसके अलावा गद्य साहित्य, हिंदी साहित्य में जितने भी
गद्य साहित्य हैं, सभी का निचोड़ संपूर्ण नोट्स मात्र 100 रुपये में आपको क्या है तो मिल जाएंगे। तो सारा नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मोबाइल में तुरंत मिल जाएंगे। तो जिनको भी हिंदी साहित्य का संपूर्ण नोट्स चाहिए वो तुरंत मिल जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, भारतीय विजन क्लासेस का जो टेलीग्राम है उसका लिंक से आपको ज्वाइन करना होगा। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहीं पर मेरा नंबर भी दिया हुआ है। तो नंबर से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और संपूर्ण हिंदी साहित्य आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक संपूर्ण हिंदी साहित्य का नोट्स मात्र 100 रुपये में पीडीएफ फॉर्मेट में आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न विद्वानों के मत क्या क्या रहे हैं। सबसे पहले गारसा दातासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से माने, राजसूई से माने हैं। किसे माने हैं, राजसूई से माने हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का तो कई बार पूछ चुका है, रामचंद्र शुक्ल जी रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से माने हैं, तो रासायन से माने हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहाँ से माने हैं, तो रासक से माने। कहाँ से माने हैं, रासक से माने हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहाँ से माने हैं, तो ये भी रासक से ही माने हैं। रसिक से मानने वाले कौन है, नरोत्तम स्वामी। राउत से मानने वाले कौन है, राम स्वरूप चतुर्वेदी राउत से मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त रासक से ही मानते हैं और नंद दुलारे वाजपेयी रास से मानते हैं। क्या से मानते हैं, रास से। तो यहाँ से भी आपको प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, तो याद रखिएगा राजसूई से, रासायन से, यहाँ से दो कई बार तो पूछ चुका है। रासक से देखिए रासक रासक रासक, तो रासक से मानने वाले कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपति चंद्र गुप्त, ये रासक से मानते हैं। तो ये तीनों को याद कर लेना होगा अलग से। रसिक से मानने वाले नरोत्तम स्वामी हैं, राउत से मानने वाले रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं और रास से मानने वाले नंद दुलारे वाजपेयी हैं। राजसूई रासायन से, राजसूई से गारसा दातासी और रासायन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अब प्रमुख रासो साहित्य की चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्योंकि हम आदिकाल को बोले 4 रासो साहित्य, 4 कालखंडों में आदिकालीन साहित्य को रखा गया। रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और चौथा है आपका नाथ साहित्य। तो सबसे पहले रासो साहित्य में की चर्चा हम कर रहे हैं। रासो साहित्य की विशेषताएं देखें, रासो साहित्य को कितने वर्गों में बांटा गया उसकी चर्चा की है। अब हम उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है, तो उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी। इसकी रचना काल 1134 ईस्वी है। इस ग्रंथ में जैन धर्म के धर्मोपदेश रचे गए हैं। कितने छंदों में है, तो 32 छंदों में है। कितने छंदों में है, तो 32 छंदों में। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से 3 महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले उपदेश रसायन रास के रचनाकार जिनदत्त सूरी, रचना काल 1134 ईस्वी। कैसा है, ये इसमें धर्मों का धर्म उपदेश दिया गया है और कितने छंद में है, तो 32 छंद में है। दूसरा है भारतेश्वर बाहुबली रास, रचनाकार शालिभाद्र सूली। इसको कैसे याद करना है, भारतेश्वर बाहुबली। तो देखिए बाहुबली, बलिशाली, बलिशाली नाम सुने, बलिशाली, तो बलिशाली, बाहुबली शालिभद्र सूरी, बलिशाली। तो बलिशाली यानी बाहुबली यानी शालिभद्र सूरी, बलिशाली। तो इसमें बलि लगा हुआ, इसमें शाली यानी शाली, तो बलशाली हम नाम सुने होंगे। तो याद करने का ट्रिक है। तो भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है, शालिभद्र सूरी। इसका भी रचना काल है 1184 ईस्वी। इसमें क्या है, तो इसमें भगवान ऋषभ देव के 2 पुत्रों, किसके, तो भगवान ऋषभ देव के 2 पुत्रों कौन कौन, तो भारतेश्वर और बाहुबली के बीच राज सत्ता के लिए संघर्ष का इसमें चित्रण किया गया है। ये क्या है, तो यह एक वीर परक ग्रंथ है और इसमें जो है भारतेश्वर और बाहुबली के बीच राज सत्ता के लिए संघर्ष का इसमें चित्रण किया गया है। दोनों किसके पुत्र थे, तो ऋषभ देव के पुत्र थे। अब सत्ता के लिए तो लड़ेगा ना, इधर तो आम जनता में आजकल देखते हैं हिस्सेदारी हो जाता है, आप तो देखते ही होंगे, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, लोग क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। चंदन बाला रास, इसके रचनाकार आसगु। इसका रचना काल का समय सीमा है 1200 ईस्वी लगभग। अब इसकी कथा क्या है, तो चंदन बाला रास में इसमें चंदन बाला के धार्मिक चरित्र का उल्लेख है। यानी चंदन बाला रास में चंदन बाला के धार्मिक चरित्र का क्या है, तो इसमें उल्लेख किया गया है। अगला रचना है खुमान रासो। इसके रचनाकार कौन है, तो दलपति विजय हैं। रचना काल है 9वीं सदी। अब इसकी कथा क्या है, तो इसमें चित्तौड़ के शासक खुमान द्वितीय और खलीफा अलगामों के बीच युद्धों का क्या है, तो वर्णन है। तो खुमान रासो में किसके भी युद्ध का वर्णन है, खुमान द्वितीय
और खलीफा अलगामू। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आता है कि किस रासो ग्रंथ में खुआन द्वितीय और खलीफा अलगामू के बीच युद्धों का वर्णन है, तो खुमान रासों में। यह एक वीर गाथात्मक काव्य है। इसमें छंद कितने हैं, तो 5000 छंद हैं। खुमान रासों में कितने छंद हैं, 5000 छंद है। इसकी भाषा राजस्थानी मिश्रित है, तो याद रखिएगा राजस्थानी मिश्रित यानी डिंगल है। भाषा शैली क्या डिंगल है, हम आपको बताए थे राजस्थानी प्लस अपभ्रंश। राजस्थानी अपभ्रंश में राजस्थानी जब मिश्रित होती है तो उसे क्या कहते हैं, डिंगल। और अपभ्रंश में जब ब्रज भाषा का मिश्रण होता है तो पिंगल। अगला रचना है बिसलदेव रासो। इसके रचनाकार कौन है, तो रचनाकार नरपति नाल है। और यहाँ से तो बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आए हैं, ये याद रखिएगा। रचनाकाल है 1155 ईस्वी। इस काव्य में भोज परमार की पुत्री राजमती किसकी पुत्री थी, तो भोज परमार की पुत्री थी। और अजमेर का राजा बिसलदेव, तो भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर का राजा बिसलदेव द्वितीय का विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। क्या है, तो बिसलदेव रासो में भोज परमार की पुत्री राजमती और बिसलदेव रासो जो बिसलदेव तृतीय थे, इनके बीच विवाह, फिर वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। यह एक श्रृंगारिक काव्य है। क्या है, श्रृंगारिक काव्य है। हिंदी काव्य का प्रथम ग्रंथ जिसमें 12 मासा का वर्णन मिलता है वह बिसलदेव रासो ही है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का वह प्रथम ग्रंथ कौन सा जिसमें 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है, तो बिसलदेव रासो में। अब रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें बिसलदेव रासो के बारे में बहुत सारे चर्चाएं, उसको भी देख लेते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका रचना काल संवत 1212 माने हैं और समय दिए हैं जेठ बदी नवमी को बुधवार के दिन माने हैं। श्रृंगारिक काव्य माने हैं। राजमती का विरह वर्णन है। 2000 इसमें चरण हैं और 4 खंड हैं। तो बिसलदेव रासो में कितने खंड है, 4 खंड है, उसको भी देख लेते हैं। तो मालवा के भोज पर पहला खंड एक में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बिसलदेव का विवाह का वर्णन वो माने हैं। बिसलदेव, अब खंड 2 में क्या कहते हैं, बिसलदेव राजमती से रूठ कर उड़ीसा चले जाते हैं और वहाँ कितने वर्ष रहते, 1 वर्ष रहते हैं। खंड 3 में क्या चर्चा है, राजमती के वियोग का वर्णन, बिसलदेव का उड़ीसा से लौटकर वापस आना। और खंड 4 में क्या मानते हैं, भोज परमार अपनी पुत्री को अपने घर ले आना और बिसलदेव फिर पुनः वहां आकर अपनी पत्नी राजमती को लेकर पुनः कहाँ जाना, चित्तौड़ चले जाना। तो 4 खंड रामचंद्र शुक्ल जी अपने इतिहास ग्रंथ में बिसलदेव रासो के बारे में ये चर्चा किए हैं। कुछ पंक्तियां भी हैं बिसलदेव रासो से, उन पंक्तियों को भी देख लेते हैं। तो देखिए 2 पंक्तियां हैं, 2-3 पंक्तियां जो बिसलदेव रासो से हैं और कई बार प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ सकता है। मुझे उम्मीद है आप बिसलदेव रासो को अच्छा से जान गए। बिसलदेव रासो में क्या क्या चर्चाएं हुई है, तो रामचंद्र शुक्ल जी से भी आपको लेकर बता दें क्या क्या वो रामचंद्र शुक्ल जी महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं। अब हम चलते हैं परमाल रासो की ओर। किस ओर, परमाल रासो। परमाल रासो इसके रचनाकार जगनिक हैं। रचनाकाल है 16वीं सदी। इस काव्य में राजा के 2 क्षत्रिय सैनिकों का यानी आल्हा और उदल। कौन राजा, तो परमाल राजा। जो राजा परमाल थे उनके 2 क्षत्रिय सैनिक थे। कौन कौन, आल्हा और उदल। इनकी वीरता का इसमें क्या किया गया, वर्णन किया गया है। इसलिए इसका एक और नाम है, इसका ग्रंथ को आल्हा खंड के भी नाम से जाना जाता है। कई बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आया है कि वह कौन सा ग्रंथ जिसे आल्हा खंड के भी नाम से जाना जाता है, तो परमाल रासो को जाना जाता है। यह भी कैसा ग्रंथ है, तो वीर गाथात्मक काव्य है। कैसा है, तो वीर गाथात्मक काव्य है। अब हम रामचंद्र शुक्ल जी का जो परमाल रासो, जो अपनी पुस्तक में परमाल रासो के बारे में चर्चा किए हैं, रचनाकाल संवत 1230 माने हैं। इस ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। जगनिक ने इस ग्रंथ को राजा परमार के 2 वीर बनाफर शाखा के क्षत्रिय की वीरता का वर्णन किए। और वो कौन कौन है, 2 तो आल्हा और उदल है। 2 वीर कौन कौन है, आल्हा और उदल है। और इसकी एक पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। यह पंक्ति कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है। 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार। इसके यहाँ से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आता है। यह पंक्ति पूछता है कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, किन की पंक्ति है, तो जगनिक की पंक्ति है।
अगला महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ है विजयपाल रासो। रचनाकार नल सिंह और इसका रचना काल है 1543 ईस्वी। कथा, इस काव्य में राजा विजयपाल की शौर्य वीरता का वर्णन है, यानी वीरता का ही वर्णन है, समझ लीजिए राजा विजयपाल की। यह एक वीर गाथात्मक काव्य है और इसकी रचना कितने छंदों में हुई है, तो 1242 छंदों में हुई है। अब आगे चलते, सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज रासो। रचनाकार चंद्रबरदाई। रचनाकाल इसका इसमें ज्ञात नहीं है, परंतु जब हम आपको अभी तुरंत बताएंगे। रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। कथा, इसमें पृथ्वीराज का वीरता का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग है। ये बहुत बार पूछा कितने सर्ग है, कितने समय है, तो 69 समय 69 सर्ग हैं। इसमें कुल 2500 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं? 2500 पृष्ठ। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि है। आगे है, पृथ्वीराज रासो की रचना किस संवाद में हुई? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, सुख सुखी संवाद में। किस संवाद में? तो सुख सुखी संवाद में पृथ्वीराज रासो की रचना हुई है। पृथ्वीराज रासो के पूर्व उनके चौथे पुत्र, यानी पृथ्वीराज रासो को यहाँ थोड़ा सा यहाँ पूर्ण होगा, क्या होगा, थोड़ा सा इसे समझेंगे, पूर्ण। तो पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया? तो चंद्रबरदाई के चौथे पुत्र जलहन ने पूरी की। यानी जब पृथ्वीराज को जब कैद कर पकड़ कर ले जाया गया जब, तो उनके साथ उनका जो कह सकते पृथ्वीराज रासो के रचयिता ने चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के क्या थे, तो मित्र थे, साथ में चले गए और उस जिस पुस्तक की वो रचना कर रहे थे पृथ्वीराज रासो को, वो अपने चौथे पुत्र जलहन को दे दिए पूर्ण करने के लिए। तो पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने वाले कौन है? तो जलहन हैं, जो चंद्रबरदाई के चौथे पुत्र थे। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट थे। क्या थे? तो पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे। अब पृथ्वीराज रासो जो एक किताब है उसकी प्रामाणिकता को भी लेकर बहुत ही विवाद का मत रहा है, विवादों का विषय रहा है, क्योंकि इसको 3 प्रकार से कुछ लोग अप्रमाणिक, कुछ विद्वान अप्रमाणिक माने हैं, कुछ अर्धप्रमाणिक माने हैं और कुछ प्रमाणिक माने हैं। तो यहाँ से भी परीक्षा में कई बार प्रश्न आ चुके हैं। तो प्रमाणिक मानने वाले कौन है पृथ्वीराज रासो को? तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु और डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ये क्या माने हैं? पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माने हैं। अर्धप्रमाणिक में कौन कौन आते हैं? अर्धप्रमाणिक मानने वाले हैं बूलर, गौरीशंकर ओझा, देवी प्रसाद, श्यामल दास और रामचंद्र शुक्ल जी अप्रमाणिक मानते हैं, यानी वो इसे जाली ग्रंथ बताते हैं। अर्धप्रमाणिक मानने वाले कौन है? तो मुनि जीन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा। देखिए कहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो देखिए यहाँ प्रमाणिकता के लोग पृथ्वीराज से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं। अब हम ये रासो साहित्य के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तक थे सभी की चर्चा किए। हम आपको बोले पृथ्वीराज रासो की और भी बेहतरीन तरीके से आपको अगर पृथ्वीराज रासो की कथा का अगर समझना हो तो मेरा प्ले लिस्ट में याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का आदिकाल लगा हुआ है। उस आदिकाल को पढ़ लेंगे तो पृथ्वीराज रासो जो है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में संपूर्ण जानकारी उसमें दी गई है, क्योंकि वो रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें भी जो भी महत्वपूर्ण है वो सब कुछ लेकर देखिए कहाँ कहाँ से प्रश्न आता है। एक आएगा पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो में कैसी प्रधानता, वीरता की प्रधानता, कितने समय सर्ग हैं? 69 समय और सर्ग हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, हिंदी का प्रथम महाकवि तो चंद्रबरदाई। देखिए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद में भी यहाँ से प्रश्न आ चुका है। पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया? जलहन ने पूरा किया। और प्रामाणिकता के लोग लेकर भी प्रश्न आते परीक्षा में, तो प्रमाणिक मानने वाले, अप्रमाणिक मानने वाले और अर्धप्रमाणिक मानने वाले, यहाँ से भी एक आधो प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछता है। तो सभी महत्वपूर्ण बिंदु थे जहाँ से पृथ्वीराज रासो संबंधित लेकर जितने प्रश्न आते सभी को हम आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। और जितने भी पुस्तक है सभी पुस्तकों से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे सभी को हम लेकर आए। अब चलते हैं रासो साहित्य में जितने भी थे सबकी चर्चा किए। अब जैन साहित्य की ओर हम चलते हैं। आदिकाल में सर्वाधिक चरित काव्य जो है जैन साहित्य में ही लिखे गए।
आदिकाल में अधिकतर जो चरित काव्य है वो किस में लिखे गए, तो जैन साहित्य में ही लिखे गए। जैन काव्य गुजरात, राजस्थान, दक्षिण में लिखा गया। कहाँ गया, तो भारत के गुजरात, राजस्थान और दक्षिण क्षेत्र में लिखा गया। जैन कवियों की रचनाएं जो है आचार, रास, फागु और चरित शैली में लिखे गई। कौन कौन शैली थी, तो आचार शैली, रास शैली, फागु शैली और चरित शैली। इसलिए अधिकतर चरित काव्य जो है वो जैन साहित्य में ही लिखे गए। जैन साहित्य में रास का अर्थ प्रभावशाली रचना शैली है। तो जैन साहित्य में रास का अर्थ क्या है, प्रभावशाली रचना शैली। अच्छा, इसमें आचार्य देवसेन, जैनाचार्य, मेरुतंग इत्यादि जैन साहित्य के प्रमुख कवि हैं। अब देखिए, जैन साहित्य को पहचानने का बहुत ही आसान ट्रिक है। यहाँ जो आपको बोले आचार, रास, फागु या चरित, ये अंत में काव्य में जो भी रचना होगा उसमें लगा मिलेगा। देखिए कैसे पता करते हैं। पहला रचना जैन साहित्य का है श्रावकाचार। श्रावकाचार का जो रचना काल है वो रचना काल है 933 ईस्वी और इसके रचनाकार कौन है, तो देवसेन है। यह हिंदी का प्रथम रचना है। याद रखिएगा, हिंदी की प्रथम रचना कौन है, श्रावकाचार है। इसमें कुल कितने दोहे हैं, तो 250 दोहे हैं। श्रावकाचार में कितने दोहे हैं, 250 दोहे हैं। अगला है जसहर चरेऊ। जसहर चरेऊ इसका रचना काल है 10वीं सदी और इसके रचनाकार कौन है, तो पुष्य दंत हैं। अगला है पवम चरेऊ। परम चरेऊ का रचना काल है 783 ईस्वी। इसके रचनाकार कौन है, तो स्वयंभू हैं। अब देखिए, पवम चरेऊ को लेकर दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पवम चरेऊ अपभ्रंश का रामायण भी कहा जाता है इसे। पवम चरेऊ के इसमें रामायण ही है। और पवम चरेऊ के रचनाकार कौन है, तो स्वयंभू हैं। और स्वयंभू को अपभ्रंश का क्या माना जाता है, तो वाल्मीकि माना जाता है। अगर अपभ्रंश काव्य को बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा निचोड़ अध्ययन आपको अगर करनी हो तो प्ले लिस्ट में अपभ्रंश काव्य का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसे आप देखेंगे तो संपूर्ण अपभ्रंश आपके मुट्ठी में होगा। तो यहाँ पवम चरेऊ अपभ्रंश का रामायण है और अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू को कहा जाता है। इसके अलावा इधर अपभ्रंश की अन्य रचनाएं हैं भविष्यत कहा, जम्बू स्वामी चरेऊ, सुदर्शन चरेऊ, करकंड चरेऊ, पास चरेऊ, पद्म श्री चरित। चरेऊ चरित जहाँ भी आपको दिखेगा, चरेऊ चरित सभी क्या हैं, ये सभी जो हैं ये सभी जैन काव्य हैं। इसके अलावा परमात्मा प्रकाश, योगसार, पाहुड़ दोहा, भारतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास। तो देखिए, रास, चरेऊ, चरित, ये सब आपको जहाँ मिलेगा सब क्या है, सभी जो है जैन साहित्य है। बुद्धि रास, चंदन बाला रास, जीव दयाल रास, स्थूली भद्र रास और रेवंत गिरी रास, ये सभी जैन साहित्य हैं। अब आगे चर्चा करते हैं सिद्ध साहित्य को और चलते हैं। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म के, याद रखिएगा, सिद्ध साहित्य जो है, जो सिद्ध लोग थे, बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा के प्रचार के लिए रचा गया था। तो सिद्ध साहित्य कहाँ के थे, तो बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से संबंधित थे। किस शाखा से संबंधित थे, ब्रजयान शाखा से संबंधित थे। सिद्धों की कुल संख्या कितनी थी, 84। ये भी प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछा गया। सिद्धों की कुल संख्या 84। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितने माने हैं, 84 माने हैं। इसे ही सर्वसम्मत भी माना गया है। सिद्धों की कुल संख्या 84। सिद्ध लोग, देखिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिद्ध लोग अपने नाम के अंत में पा शब्द लगाते हैं। जितने भी सिद्ध लोग हैं, जितने भी सिद्ध कवि हैं, सभी का अंत में पा लगाओ। सरहप्पा, लुईपा, सबरप्पा, पापा सब में मिलेगा। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किनका है, तो 84 सिद्धों में अगर ऊंचा स्थान की बात हो तो सबसे ऊंचा स्थान लुईपा का है। जबकि 84 सिद्धों में सबसे प्रथम सिद्ध कौन कहलाते हैं, तो 84 सिद्धों में प्रथम स्थान जो है, पहले सिद्ध जो है वो सरहप्पा है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु है मणिभद्रा, मेखलापा, कनखलापा और लक्ष्मीकारा। ये चार जो हैं वो 84 सिद्धों में 4 महिला सिद्ध थी। क्या थी, ये महिला सिद्ध थी। यहाँ से भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लक्ष्मीकारा को योगिनी नहीं माना है। ये सभी योगिनी थी, सभी क्या थी, योगिनी थी, परंतु लक्ष्मीकारा को हजारी प्रसाद द्विवेदी योगिनी नहीं माने। अब सिद्धों में सबसे प्रसिद्ध सरहप्पा थे। सिद्धों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे, सरहप्पा थे। और प्रथम सिद्ध भी कौन थे, तो सरहप्पा ही थे। सिद्धों में सबसे विद्वान कौन थे, तो कन्हप्पा थे। बहुत ही महत्वपूर्ण सभी बिंदु। सिद्धों में सबसे विद्वान कन्हप्पा, सिद्धों प्रथम सिद्ध सरहप्पा। सिद्धों में सर्वोच्च स्थान की बात हो तो वो भी सरहप्पा ही होंगे। अब सिद्ध साहित्य में महामुद्रा,
या शक्ति योगिनी का अर्थ होता था स्त्री सेवन। तो सिद्ध साहित्य में महामुद्रा या शक्ति योगिनी का अर्थ क्या था? स्त्री का सेवन करना। क्या करना? स्त्री का सेवन करना। सिद्धों की भाषा क्या थी? तो संध्या भाषा थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और सरप्पा प्रथम बौद्ध सिद्ध और सिद्धों में सबसे पुराने थे, यानी प्रथम बौद्ध सिद्ध भी थे, यानी प्रथम सिद्ध थे और सबसे पुराने भी थे। अब प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी साहित्य को देखते हैं। सबसे पहले सरहप्पा की देखते हैं। सरहप्पा अन्य नाम सहरपाद, राहुल भद्र, सरोज वज्र। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें प्रथम सिद्ध कवि मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहप्पा हिंदी के प्रथम सिद्ध कवि हैं। इनके ग्रंथों की कुल संख्या 32 बताई गई। कितनी? 32। दोहा कोश चर्या गीत इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय 769 ईस्वी मानते हैं। और डॉक्टर वी भट्टाचार्य इनको बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। क्या मानते हैं? बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबरप्पा की ओर चलते हैं। सबरप्पा इनका जन्म 780 ईस्वी में हुआ था। कितना हुआ था? 780 ईस्वी। सबरों सा जीवन व्यतीत करने के कारण इनका नाम क्या हुआ? सबरप्पा पड़ा। यानी ये सबरों सा जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? सबरप्पा। इनके गुरु का नाम क्या था? सरप्पा। यानी सरप्पा इनके गुरु थे। चर्यापद इनका प्रसिद्ध रचना है। इन्होंने सहज जीवन पर बल दिया। अब याद रखिएगा, चर्यापद किनकी रचना है? तो चर्यापद सबरप्पा की है। और चर्या गीत किनकी है? तो चर्या गीत सरप्पा की है। तो यहाँ भी कंफ्यूजन ना होना, चर्या गीत सरप्पा और चर्यापद सबरप्पा। अगले सिद्ध कवि हैं लुइप्पा। ये 8वीं सदी के माने जाते हैं। 84 सिद्धों में इनका स्थान प्रथम और सबसे ऊंचा स्थान माना। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान की जब भी बात हो तो लुइप्पा। सरप्पा इनके दीक्षा गुरु थे। अब इनके गुरु कौन थे? तो सबरप्पा थे। लुइप्पा के गुरु सबरप्पा, सबरप्पा के गुरु सरप्पा। अगले हैं कनहप्पा। इनका जन्म कर्नाटक के एक ब्राह्मण परिवार में 820 ईस्वी में हुआ था। इनके रचनाओं की संख्या लगभग 74 है। 84 सिद्धों में सबसे विद्वान थे। इनके गुरु जालंधर रप्पा थे। कौन थे? जालंधरप्पा थे। ये भी पापा, हम आपको बताए जितने भी सिद्ध थे सभी अपने नाम के अंत में क्या लगाते थे? पा लगाते थे। कभी कभी प्रश्न आता है इनमें से कौन सा कवि है जो सिद्ध कवि नहीं है? तो याद रखिएगा पापा, ये ट्रिक है आपको पहचानने का। अगले सिद्ध कवि हैं कुक्कुरिप्पा। कुक्कुरिप्पा इनके गुरु कौन थे? तो चरपटिया थे। तो चरपटियापा ही होगा, यहाँ पा लगेगा। इनके ग्रंथों की संख्या 16 थी। ये सहज जीवन यापन पर बल दिए। ये भी कुक्कुरिप्पा भी थे जो सहज जीवन पर बल दिए थे। अब यहाँ ये 5 महत्वपूर्ण कवि जिन पर परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अब हम आपको बताएं टोटल सिद्ध कवि कितने थे? तो 84 थे। याद रखिएगा 84 में जो 4-5 जो महत्वपूर्ण जो सिद्ध कवि थे जिन पर परीक्षा में प्रश्न आते हैं उन सभी को लेकर आए। अब हम चलते हैं नाथ साहित्य की ओर। नाथ साहित्य, तो नाथों में प्रथम आदिनाथ माने जाते हैं। यानी नाथों में सबसे प्रथम कौन माने जाते हैं? आदिनाथ माने जाते हैं। आदिनाथ स्वयं को क्या मानते थे? शिव मानते थे। आदिनाथ के 2 शिष्य थे। आदिनाथ के कितने शिष्य थे? 2 शिष्य थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है नाथ पंथ को चलाने वाले कौन थे? तो मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ थे। और यहाँ प्रश्न आता है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक याद रखिएगा गोरखनाथ ही होंगे। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो मत्स्येंद्र नाथ है। मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन थे? तो आदिनाथ थे। ये भी याद रखिएगा। गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक थे। नाथों को कनफटा भी कहा जाता है। याद रखिएगा नाथों को क्या कहा जाता है? कनफटा भी कहा जाता है। नाथों की संख्या कितनी थी? तो 9 थी। ये भी याद रखिए, न से नाथ, न से 9। नाथ संप्रदाय को अवधूत मत, योग मत, योग संप्रदाय इत्यादि भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है नाथ संप्रदाय को? अवधूत मत, योग मत, योग संप्रदाय भी कहा जाता है। अब गोरख सिद्धांत के अनुसार नाथ संप्रदाय कौन कौन? नाथ संप्रदाय के अंतर्गत नाथ, ये 9 नाथ कौन कौन है? याद रखिएगा गोरख सिद्धांत के अनुसार नागार्जुन, चरपटनाथ, जालंधरनाथ। देखिए जालंधरप्पा, चरपटप्पा ये भी क्या थे? तो ये सिद्धों में भी थे। मलयार्जुन, जड़भरत, गोरखनाथ, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ और भीमनाथ। इसमें जो चरपटनाथ और जालंधरनाथ ये क्या थे? ये दोनों सिद्धों में भी शामिल थे।
अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार नाथों की सूची है: आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतनाथ और गोपीचंद्र नाथ। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, नाथ साहित्य की विशेषताओं की चर्चा करते हैं। तो जात पात का विरोध किया जाता था नाथ साहित्य में, बाह्य आडंबरों का भी विरोध किया गया नाथ संप्रदाय में, अंतः साधना पर बल दिया गया, नारी भोग का विरोध किया गया, क्योंकि नाथ संप्रदाय के जब प्रवर्तन किए थे गोरखनाथ, उन्होंने नारी भोग का विरोध भी उन्होंने किया। अब चलते हैं नाथ संप्रदाय के जो प्रमुख कवि हैं। सबसे पहले मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ असम के रहने वाले थे। मत्स्येंद्रनाथ जालंधर नाथ के शिष्य थे। और जालंधर नाथ अपने आप को क्या मानते थे? तो अपने आप को वे क्या मानते थे? शिव भी मानते थे। उनको आदि कवि भी कहा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ कभी योग मार्ग के प्रवर्तक थे, परंतु योगनियों के माया जाल में फंसकर वो क्या हो गए? तो वामचारी साधना अर्थात स्त्रियों के साथ संसर्ग करने लगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मत्स्येंद्रनाथ पहले योग मार्ग के प्रवर्तक थे, योग पर बल देते थे, परंतु जब योगनियों के माया जाल में फंस गए तो उनके साथ वो क्या करने लगे? संसर्ग करने लगे, संबंध बनाने लगे। गोरखनाथ ने इनका उद्धार किया, और इनका जो मत्स्येंद्रनाथ के जो शिष्य थे गोरखनाथ, उन्होंने ही क्या किया? तो अपने गुरु का उद्धार किया, उन्हें उस माया जाल से बाहर निकाला। अगले नाथ संप्रदाय के प्रमुख कवि गोरखनाथ, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक। पीताम्बर दत्त बर्दवाल ने गोरखनाथ की वाणियों को गोरखवाणी नाम से प्रकाशित किया है। तो याद रखिए, गोरखवाणी किनकी रचना है? गोरखनाथ से जुड़ी हुई है। इसके जो प्रकाशक हैं, संपादक कौन है? तो याद रखिएगा, पीताम्बर दत्त बर्दवाल। मत्स्येंद्रनाथ इनके गुरु थे। अब याद रखिएगा, मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को क्या माना है? तो मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हिंदी मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो प्रथम गद्यकार या गद्य लेखक कौन है? तो गोरखनाथ ही हैं, मिश्र बंधुओं के अनुसार। अब गोरखनाथ की रचनाओं को देख लेते हैं। गोरखनाथ की 40 रचनाएं। कितनी रचनाएं हैं? 40। जिसमें प्रमाणिक कितने हैं? तो 14 प्रमाणिक है, यानी 14 उपलब्ध हैं। उनमें से जो प्रमुख है गोरखनाथ की रचनाएं: शब्दी, पद, शिष्यादर्शन, आत्मबोध, ज्ञान ज्योतिषा, पंचमात्रा, ये सभी क्या है? तो ये उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अब ये नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, ये मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ से ही परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अधिकतर प्रश्न आपको गोरखनाथ से ही मिलेंगे। अब चलते हैं अन्य जो आदिकाल के अन्य जो कवि रहे, अमीर खुसरो की चर्चा करते हैं। तो इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये किनके शिष्य थे? तो ये निमाजुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किनके थे? तो निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी एटा उत्तर प्रदेश पटियाली नामक गांव में हुआ था। अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछ चुका है। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। इनकी मुकरियाँ, पहेलियाँ, दो सखुने, ढकोसले इत्यादि प्रसिद्ध हैं। बहुत बार पूछता है कि वह कौन से कवि हैं जो अपनी मुकरियों, पहेलियों या दो सखुने, खासकर पहेलियाँ और मुकरियाँ पर ज़्यादा प्रश्न आता है कि किस कवि की पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध है? तो अमीर खुसरो की। यानी कौन सा कवि है जो पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध है? तो अमीर खुसरो। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है, यहाँ से कई बार प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आ चुके हैं। अगला है, अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद। तूतीय हिंद। कभी कभी ऐसा होता है, इस प्रकार भी दे देता है तूतीय हिंद। तो याद रखिए, तूतीय हिंद। तो अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो अपनी भाषा हिंदवी बताएं। क्या बताए हैं? हिंदवी। अमीर खुसरो को जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर की उपाधि दी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो को, यानी खुसरो जी को अमीर की उपाधि किसने दी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। अब इनकी प्रमुख रचनाओं की चर्चा करते हैं। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखुने इत्यादि। अमीर खुसरो लोक मनोरंजन के लिए रचनाएं करते थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आदिकाल का वह कौन सा कवि जिसका कविता का प्रमुख काव्य करने का उद्देश्य था लोगों का मनोरंजन करना? तो अमीर खुसरो। अब आदिकाल के जो अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं उनकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो आदिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि विद्यापति थे। मैथिल भाषा में के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं।
विद्यापति का जो समय है संवत 1460 बताया गया है। विद्यापति को मैथिल कोकिल ना कहा जाता है। तो मैथिल कोकिल से बहुत प्रसिद्ध हैं और परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न कई बार आ चुका है। मैथिल कोकिल किनको कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति को खेलन कवि भी, यानी बहुत सारे नाम है, खेलन कवि, अभिनय, जयदेव इत्यादि नामों से भी इनको जाना जाता है। आगे है प्रमुख इनकी रचनाएं हैं विद्यापति पदावली, कृतिलता, कृति पताका, गोरख विजय इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। विद्यापति की कुल रचनाओं की संख्या कितनी है? तो 16 है। कितनी है? 16 है। प्रमाणिक 14 माना जाता है, लेकिन कुल रचनाओं की संख्या कितनी है? तो 16 है। तो ये आदिकाल से जो जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, जितने भी प्रसिद्ध पुस्तकें, सभी पुस्तकों से जितने महत्वपूर्ण बिंदु थे सभी को लेकर आए। आदिकाल का निचोड़ था। अब जिनको भी हिंदी साहित्य का संपूर्ण नोट्स चाहिए, हिंदी साहित्य का संपूर्ण नोट्स आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक संपूर्ण नोट्स मात्र 100 रुपये में उपलब्ध है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? हमारा जो मोबाइल नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वीडियो का, या फिर टेलीग्राम का भी ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ, जहाँ पर आपको लेटेस्ट जानकारी के साथ साथ क्विज भी होता है। तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं और आप कैसे आपको प्राप्त करनी है वहाँ भी आपको जानकारी मिल जाएगी, या फिर डायरेक्ट भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो विद्यार्थी JSSC की तैयारी कर रहे हैं, JSSC यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कम्युनिकेशन यानी झारखंड की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको पेपर 2 हिंदी का नोट्स चाहिए तो मात्र 199 रुपये में, मात्र 199 रुपये में संपूर्ण सिलेबस का नोट्स, हस्तलिखित नोट्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावे अगर आप सारा वीडियो क्लास भी देखना चाहते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट में सबका अलग करके वीडियो लिस्ट भी, प्लेलिस्ट में अलग अलग प्लेलिस्ट करके वीडियो भी क्लास डाला हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं सभी वीडियो को। तो JSSC का भी संपूर्ण नोट्स उपलब्ध है, हिंदी साहित्य के इतिहास का भी संपूर्ण नोट्स मेरे पास उपलब्ध है, वो भी हस्तलिखित, और सभी जितने भी प्रसिद्ध किताबें हैं सभी किताबों का उसमें निचोड़ है। तो सभी को जो अभी तक भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को भी क्लिक कर देंगे, जितना हो सके वीडियो को शेयर करेंगे। आपका शेयर करने से, आपको सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमारा सिर्फ हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो लेकर आते हैं। चलिए, सभी को धन्यवाद।